हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गुप्ता। वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल JPIC। हमारे इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में कि वे प्रश्न कौन से हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट से बायोलॉजी से है, जो क्लास 12th की है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो इसके बारे में हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मीन्स अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पुष्प दल का कार्य क्या है। तो पुष्प दल का कार्य जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है इनका, क्योंकि पुष्प दल आप जानते हैं कि पुष्प में 4 आवर्त चक्र होते हैं, जिसको कहा जाता है पहला बाह्य दल पुंज, कैलिक्स कहते हैं इनको इन इंग्लिश। दूसरा दल पुंज, इनको कोरोला कहते हैं। तीसरा है एंड्रोसियम, पुष्प पुंग केसर जिसको कहते हैं। देन गाइनोसियम, स्त्री केसर जिसे कहते हैं। क्लियर। तो इनमें से पुष्प दल जो है वो हमारा कोरोला का पार्ट है, और कोरोला का जो पार्ट है उसके कार्य को पूछा जा रहा है। तो पहला तो है कि ये रंगीन आवर्त चक्र होता है और पुष्प का दूसरा आवर्त चक्र होता है। इसकी क्रिया क्या है कि ये जो अन्य 2 जनन अंग होते हैं पुष्प के, उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कलिकावस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करता है। क्लियर। सेकेंड वन पॉइंट है कि ये रंगीन होने के कारण कीट इनसे आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो कीट परागण की क्रिया करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है ये कीट परागण में भी सहायक होते हैं। तो हमारा इस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला उत्तर सॉल्व हो गया। अगर आप इस तरीके से पहले आंसर को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप 1 नंबर गेन कर लेंगे। माय सेकंड क्वेश्चन इज अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। अब अंकुरित परागकण क्या है पहले तो हम इसको जानेंगे। परागकण जो होता है एक मेल गैमीट है जिसको नर युग्मक कहते हैं, और ये नर युग्मक जो होता है वो नर जननांग से निकला हुआ है। और परागकण मिलते कहाँ से हैं? परागकोश में परागकणों की संख्या असंख्य होती है। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि परागकण अंकुरित कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पे परागकण के एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने इसके वॉल्स बनाई हैं। पहली जो वॉल है उसको एक्साइन वॉल कहते हैं। एक्साइन वॉल को इन हिंदी में हम बाह्यचोल कहते हैं। दूसरी है एंटाइन वॉल जो राउंड सर्किल में है। एंटाइन वॉल को हम अंतःचोल के नाम से जानते हैं। अब अंतःचोल क्या है? अंतःचोल जो है ये जो परागकण है, परागकण के अंदर के घेरे को बनाती हैं। अब यहाँ पे हमने बनाया है जर्म पोर। व्हाट इज द जर्म पोर? जर्म पोर जो है एक्साइन और एंटाइन वॉल जब आपस में टच कर जाती है तो वहां पर एक पोर या एक छिद्र जैसी संरचना होती है, बन जाती है, जिसे जर्म पोर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे परागकण जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है ग्रो करने के लिए या अंकुरित होने के लिए। तो जब ये अंकुरित होगा तो यहाँ पे सेल्स ग्रो करेंगी और यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेल में भर जाएगी, जिनको कोशिका द्रव्य हम कहेंगे, सांद्र कोशिका द्रव्य। और इन कोशिका द्रव्यों में मेल गैमेट्स पड़े हैं 2, तो इनको हमने यहाँ पे एज इट इज शो कर दिया मेल गैमेट्स। तो इस तरीके से आप एक पराग कोशिका का, अंकुरित पराग कोशिका का सचित्र वर्णन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज निमीलिता को परिभाषित कीजिए। निमीलिता क्या है बेटा? कि ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं खिलते, उनको निमीलित पुष्प कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निमीलिता को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते, ऐसे पुष्पों को अनिमिलिता कहते हैं। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस बॉटेनिकल नेम है इसका, ठीक है। दूसरा कनकौआ, ऐसे पादप हैं ये जिनके यहाँ कभी भी फूल नहीं खिलते हैं। क्लियर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 240 परागकणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है, और जब 240 की बात करेंगे हम कि 240 परागकणों का निर्माण कितने से होगा, तो हम 4 को 240 से डिवाइड कर देंगे और जो कुछ भी प्राप्त होगा हम उसको उतनी मात्र कोशिका मान लेंगे। तो जैसे कि हमने आंसर में लिखा भी है कि माना एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होता है, तो 240 परागकण के लिए 60 पराग मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है आवर फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया द्विलिंगी या पुष्पों में होती है, आवृत्तिबीजी द्विलिंगी पुष्पों में होती है। यहाँ पे सत्यनिषेचन और त्रिसमेकन की क्रिया दोनों होती है, तभी पुष्प में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है। तो सिंपली हम एक लाइन में इसको बोल सकते हैं कि ऐसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट की या कौन कौन से समीकरण की होने की आवश्यकता है, तो आइए देखते हैं। पहला हमने लिखा ट्रू फर्टिलाइजेशन मीन्स सत्य निषेचन की प्रक्रिया पहले होगी, और सत्य निषेचन की प्रक्रिया में पहला मेल गैमेट मीन्स पहला नर कोशिका जो होगा नर युग्मक जो कि अगुणित होगा, और जब ये एक अंड कोशिका अगुणित अंड कोशिका से जुड़ेगा तो एक द्विगुणित जायगोट या द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब दूसरा स्टेप आ गया ट्रिपल फ्यूजन, जिसे त्रिसमेकन हम कहते हैं। त्रिसमेकन की प्रक्रिया क्या होती है? त्रिसमेकन प्रक्रिया में एक दूसरा मेल गैमेट जो है मीन्स दूसरा नर युग्मक जो है अगुणित है, वो किसी द्वितीय केंद्रक से जुड़ेगा और जाके एक प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है। तो जहाँ पे हमने लिखा भी है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि पहला जो मेल गैमीट है वो हैप्लॉइड है और न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 सूत्र हैं इसमें, इसलिए बनने वाला जो न्यूक्लियस होगा ट्रिप्लॉइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन आगे है डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इट मीन्स कि जब दूसरा निषेचन होगा तब सत्य निषेचन और त्रिसमेकन की प्रक्रिया तभी संभव होगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।